हेलो फ्रेंड्स, जय भारत, जय हिंदुस्तान। आई एम मयंक राजेश एंड यू आर वाचिंग इन्फो एंड स्टडी। फ्रेंड्स, फाइनली वी हैव कम टू द डाउनफॉल ऑफ दिस ग्रेट ग्रेट मौर्यन एम्पायर। हमने मौर्य साम्राज्य को पूरे डिटेल में पढ़ा है और आज हम मौर्य साम्राज्य के पतन वाले पॉइंट पे आ गए हैं, जिसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या वजह था कि अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य बिल्कुल 232 बीसी में अशोक का रिटायरमेंट होता है। एक तरह से देखें, अशोक के बाद 50 सालों में 185 बीसी में 322, देखिए 322 बीसी में फाउंड होता है। हाँ, 322 बीसी टू 185 बीसी। ठीक है, लगभग कहीं कहीं 186 87 भी दे देता है। तो ये आपका टाइम पीरियड है। तो क्या कारण था कि अशोक के बाद मात्र आप कह सकते हैं अराउंड 50 इयर्स में, अशोक के बाद ये पूरा का पूरा इतना विशाल और महान मौर्य साम्राज्य जो है, ये इसका डाउनफॉल हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए 322 बीसी में फाउंड किया गया था, 185 बीसी में ये इसका डाउनफॉल फाइनली हो गया। ठीक है, तो ये डाउनफॉल के लिए हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे कि वीक सक्सेसर्स ऑफ अशोका, अशोक के जो मैंने भी बताया, अशोक के बाद जो उसके सक्सेसर्स थे बहुत वीक थे, कमजोर थे। ठीक है, अंपायर का डिवीजन हो गया, एक्सटेंशन, आयरन बेस्ड पैडी कल्टीवेशन, हाँ, ब्राह्मणिकल रिएक्शन, फाइनेंशियल क्राइसिस, ऑपरेसिव रूल, नेग्लेक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का नेग्लेक्ट करना और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का बन जाना, सारा नॉर्थ से रिलेटेड है। ये एक ही पॉइंट में है और फॉरेन इन्वेजन कुछ यहां से होंगे जिसकी वजह से डाउनफॉल होगा। ठीक है, मौर्यन एम्पायर का। तो ये सारे पॉइंट्स हम देखेंगे। 3 पॉइंट तो हम ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे, बाकी यहां से हमारा लिखने वाला काम शुरू होगा। ये तो बस ऐसे जवानी थोड़ा बहुत देख लेना है। ठीक है, बाकी यहां से हम इसको थोड़ा सा रिटन वर्क भी करेंगे। ठीक है, एक बार पहले आप जरा स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, अब तक जो हमने पढ़ाई की है पूरे मौर्यन डायनेस्टी को, हमने इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए की है। ठीक है, सबसे पहला सोर्सेस था यानी स्रोत थे, फिर राजनीति, पॉलिटी, उसके बाद एडमिन यानी कि प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमी हमने देखा, अर्थव्यवस्था देखी, सोसाइटी, समाज देखा, इसी में हमने थोड़ा सा वो भी देखा, समाज में ही आपको धर्म को भी देखा, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें भी हमने देखे थे, और डाउनफॉल देखा। डाउनफॉल नहीं देखा, डाउनफॉल अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहां तक हम देख चुके हैं। सोसाइटी पार्ट में हमने बहुत सारी चीजों को देखा था, जैसे स्लेव सिस्टम को भी देखा था इसी में। ठीक है, सारा चीज देखा था। देखिए, यहां से जब हमने शुरुआत की थी, फिर मैं कह रहा हूं कि मैं जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा शुरू से ही पीछे से लेते हुए चलता हूं, ताकि आप किसी भी वीडियो से अपने आप को लिंक कर सके, ऐसा ना लगे कि बिल्कुल नया पढ़ रहे हैं। तो यहां पर जब हमने बात की थी, अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इस पे तो पूरा चर्चा करना ही है, आज फाइनल वीडियो है ये। देखिए, सबसे पहले हमने कहा था कि सोर्सेज, और सोर्सेज दो तरह के थे, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल। लिटरेरी सोर्सेज में हमने क्या कहा था, 2 सोर्सेज की बात की थी। मेगास्थनीज की एक बुक है इंडिका, उसकी बात की थी, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य यानी कि चाणक्य, या उनका बचपन का नाम विष्णुगुप्त, कई बार एग्जाम में आता है, बचपन का नाम चाणक्य का विष्णुगुप्त। तो ये 2 किताबें जो है, इंडिका और अर्थशास्त्र, ये मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देते हैं मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। उसके अलावा हमने लिटरेरी सोर्सेज यानी साहित्यिक स्रोतों में अन्य सोर्सेज की बात की थी, जैसे कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे उनकी बात की थी, कुछ जैन टेक्स्ट थे, पुराण थे। ठीक है, वो बातें की थी। उसके अलावा कुछ और भी किताबें हैं, जैसे कि मुद्रा राक्षस विशाखादत्त की, बाण भट्ट का हर्षचरित्र, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वत, इन सब चीजों की बात की थी। हाँ, कुछ चाइनीज जो लोग हैं, हाँ, चाइनीज यात्री भी रहे हैं भारत में, उनके बारे में बताया था कि ये भी एक सोर्स रहे हैं, चाइनीज जो ट्रैवलर रहे हैं, तो वो भी एक सोर्स रहे हैं मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। तो पुराणों में तो आपको पुराण की बात मैंने अभी की है, पुराण में वंशावली दी हुई है। ठीक है ना, मौर्यंस की। तो वो सब हमने बात कर लिया था लिटरेरी सोर्सेज में।
तमाम तरह के लिटरेरी सोर्सेज की बात की थी, और आगे भी जहां जहां जरूरत पड़ रही है हम कर भी रहे हैं। ठीक है, एक साथ तो हम कर नहीं सकते, बस हमने एक बार एक रफ आइडिया लिया था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमने बात की थी किसकी, हमने बात की थी सबसे पहले गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गोरखपुर आपको ईस्टर्न यूपी में पड़ेगा, गोरखपुर, ठीक है, ईस्टर्न यूपी में पड़ेगा। तो गोरखपुर का सोहगौरा कॉपर प्लेट है, एक इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है, सोहगौरा ताम्रपत्र उसको कहेंगे हिंदी में। उसके अलावा आपको बांग्लादेश, यहाँ पे देखिए बांग्लादेश के बोगरा डिस्ट्रिक्ट में महास्थान अभिलेख है। ठीक है, इन दोनों में फैमिन की चर्चा है, अकाल की, दुर्भिक्ष की, हाँ, चर्चा है। तो इसकी बात हमने कर ली थी। उसके अलावा हमने जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स जो है अशोकन एडिक्ट्स या अशोक के अभिलेख कहें या अशोक के इंस्क्रिप्शन कहें, उनकी बात हमने यहां पर की थी पुरातात्विक स्रोतों में, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। और यहां पे हमने रॉक एडिक्ट्स की बात की थी यानी शिलालेखों की बात की थी, पिलर एडिक्ट्स यानी कि स्तंभ लेखों की बात की थी, और केव एडिक्ट्स यानी कि गुहा या गुफा लेखों की बात की थी यहां पर। तो ये हमने पूरा सोर्सेज में देखा था, और सोर्सेज हम जहां जहां पढ़े हैं, हाँ, वहां वहां अगर इंपॉर्टेंट सोर्सेज हमें जहां से भी लगे हैं उनको भी हमने मेंशन किया है। हाँ, आप अपने नोट्स में देखिएगा। उसके बाद पॉलिटी पे हम आए थे, और तब हमने बताया था कि किस तरह से घनानंद को हराते हुए, जो कि यहाँ पे मगध का शासक है, हाँ, मगध एक महत्वपूर्ण आपका टेरिटरी बन चुका था, महत्वपूर्ण राज्य बन चुका था। ठीक है, तो मगध जो है घनानंद के शासन काल में, हाँ, किस तरह से मगध की जनता जो थी बहुत ज्यादा परेशान थी, हाँ, टैक्सेशन को लेकर, हेवी टैक्सेशन को लेकर। तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य मिलके, ठीक है, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाते हुए इन्होंने मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत की, घनानंद को हराया था। ठीक है ना, घनानंद, नंद डायनेस्टी के घनानंद थे, घनानंद को हराकर मौर्य एम्पायर फाउंड किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। और यहाँ पे हमने बहुत कुछ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जाना था। उसके बाद उनके बेटे बिंदुसार आए थे। ठीक है, तो बिंदुसार को हमने पढ़ा था, और फिर अशोका द ग्रेट को। अशोका के बारे में तो यहीं पे हमने बताया था कि एडिक्ट्स में ही बहुत सारी चीजों को पढ़ लिया था, और बाद में भी कुछ चीजों को हमने देखा था। तो इन तीनों शासकों को पढ़ लिया था। ठीक है, बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका, हाँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिंदुसार भी है लेकिन बिंदुसार कम है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ जानकारी ज्यादा है, लेकिन यहाँ भी कुछ जानकारियां महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हालांकि जो तीन महत्वपूर्ण शासक थे, जो तीन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एम्पायर्स थे मौर्य डायनेस्टी को, उसको हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और यहीं पे अशोक के बाद, ये मैंने बताया कि अशोक के बाद 322 बीसी में क्या हुआ, 322 बीसी में फाउंड किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। हाँ, अशोक के जब 332 बीसी में, सॉरी 332, 332 बीसी में, 232 बीसी में, 232 बीसी में जब अशोक का शासनकाल खत्म होता है, ठीक है, उसके बाद अराउंड 50 इयर्स में मौर्य डायनेस्टी खत्म हो जाती है। मौर्य डायनेस्टी के आखिरी रूलर जो हैं बृहदत्त, ठीक है, और इनकी हत्या की जाती है किसके द्वारा? इनकी हत्या की जाएगी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। हाँ, बृहदत्त मर्डर्ड बाय पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंग जो कि एक ब्राह्मण है और बृहदत्त का ही कमांडर इन चीफ है, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे है। हाँ, सेना के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट पे है, सबसे बड़े पोस्ट पे है सेना के। हाँ, कौन? पुष्यमित्र शुंग, ये एक ब्राह्मण है और इसके द्वारा हत्या कर दी जाती है। हाँ, बृहदत्त मर्डर्ड बाय पुष्यमित्र शुंग, और फिर शुंग डायनेस्टी की शुरुआत होती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखें तो दो डायनेस्टी आएंगी। पहले आएगा शुंग डायनेस्टी, ठीक है, और यहीं पे बाद में एक तो शुंग डायनेस्टी आ गया और दूसरा आ जाएगा कण्व डायनेस्टी, शुंग और कण्व। साउथ इंडिया में अगर देखें तो सातवाहन, इस पे हम डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे जब हम पोस्ट मौर्यन पीरियड में जाएंगे, ठीक है। लेकिन शुंग डायनेस्टी के पहले
हाँ, शुंग बृहदत्त की जो हत्या होती है, जो मर्डर होता है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, उसके पहले ये जो मौर्य डायनेस्टी है और भी कमजोर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यहां से कुछ नॉर्थ से अटैक हो रहे थे पहले, और सबसे पहला अटैक हुआ था यवनों का, इंडो ग्रीक का, जिसकी हम चर्चा यहाँ पे थोड़ा करेंगे। ठीक है, हल्का सा चर्चा करेंगे जब हम इस पॉइंट पे आएंगे, नेग्लेक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। हाँ, तो ये हम चर्चा यहाँ पे करेंगे, और यहीं पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का और फॉरेन इन्वेजन का जब चर्चा करेंगे तो सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट से अटैक होगा। हाँ, बैक्टीरिया के जो ग्रीक होंगे, इंडो ग्रीक होंगे, वो आएंगे, उसके बाद शक आएंगे, पर्थियन आएंगे, कुषाण आएंगे, सब इधर से ही आएंगे। तो सबसे पहले इंडो ग्रीक आ गए हैं पुष्यमित्र शुंग की हत्या के पहले, सॉरी, पुष्यमित्र शुंग जो हत्या कर रहा है बृहदत्त की हत्या के पहले, बृहदत्त की हत्या के पहले, जो लास्ट मौर्यन एम्पेरर है, हाँ, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग द्वारा की जाती है, और यहाँ पे शुंग डायनेस्टी की शुरुआत की जाती है। तो ये हत्या के पहले, बृहदत्त की हत्या के पहले इंडो ग्रीक का आक्रमण हो चुका होता है। ठीक है ना, इंडो ग्रीक का आक्रमण हो चुका होता है नॉर्थ वेस्ट से, तो ये वैसे ही कमजोर हो गई है मौर्य डायनेस्टी। उसके बाद 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग गद्दी हथिया लेगा, किससे? बृहदत्त से। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि बृहदत्त जो है ये अंतिम मौर्यन शासक है। यहां पे मैंने बता भी दिया, बृहदत्त पहले भी बताया था, जिसकी हत्या की जाती है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। पुष्यमित्र शुंग कौन है? एक ब्राह्मण है और बृहदत्त का ही कमांडर इन चीफ है। आप लिखिएगा, बृहदत्त का ही कमांडर इन चीफ है। ठीक है, और यह हत्या करेगा, सत्ता हत्याएगा, और शुंग डायनेस्टी की शुरुआत होगी। शुंग के बाद यहीं पे कण्व डायनेस्टी आएगी। ठीक है, साउथ में आपको सातवाहन आ जाएंगे, और इधर से नॉर्थ वेस्ट से इंडो ग्रीक आ रहे हैं, हाँ, शक आ रहे हैं, पर्थियन यानी कि पहलो आ रहे हैं। इंडो ग्रीक इनको यवन कहा जाता था, शक इनको सीथियन कहा जाता था। ठीक है, और उसके बाद पहलो इनको पर्थियन कहा जाता था। फिर कुषाण आएंगे लास्ट में, कनिष्क जिनका शासक था, और कनिष्क ने क्या कराया था? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क के समय ही हुआ था। ठीक है, तो ये चौथी बौद्ध संधि थी। ठीक है, जब कुषाण में आएंगे तब भी हम पढ़ेंगे, और बुद्धिज्म में भी हम पढ़ चुके हैं इसको। तो सबसे पहले जो अटैक होगा ना, फॉरेन इन्वेजन जो होगा, वो इंडो ग्रीक का होगा। तो इंडो ग्रीक के आक्रमण के बाद 206 बीसी में इंडो ग्रीक का अटैक होता है, लगभग 206 कहा जाता है, और उसके बाद ही शुंग डायनेस्टी की शुरुआत होगी, उसके बाद ही मर्डर होगा किसका? बृहदत्त का। तो इनफैक्ट फॉरेन इन्वेजन से और कमजोर हुआ, और उस कमजोरी का फायदा उठाया किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। तो इस तरह से हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य का जो मौर्यन अंपायर का जो डाउनफॉल होता है, इतना बड़ा मौर्यन अंपायर जो है, ठीक है, उसका डाउनफॉल जो है वो कैसे होता है? वो कुछ फॉरेन इन्वेजन से, और कुछ विदेशी ताकतें इसमें आती हैं, और कुछ फैक्टर होते हैं देशी ताकत। देशी ताकत भी इसके फैक्टर है डाउनफॉल के, और विदेशी ताकत भी फैक्टर्स है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि देशी ताकत भी है मौर्यन डायनेस्टी के डाउनफॉल में, और विदेशी ताकत में है। देशी ताकत शुंग और सातवाहन कान्वा, और विदेशी ताकत इंडो ग्रीक यानी यवन, सीथियन यानी शक, पर्थियन यानी कि पहलो, और कुषाण, ये सब आएंगे। लेकिन मेन माना जाएगा जब आपको शुंग डायनेस्टी की शुरुआत करेगा बृहदत्त, पुष्यमित्र शुंग, बृहदत्त की हत्या के बाद, और इंडो ग्रीक का अटैक। तो इस तरह से देखिए, इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य, कितना बड़ा मौर्य साम्राज्य है। ठीक है, देखिए, सिर्फ मैंने पहले भी बताया था कि ये जो मौर्य साम्राज्य है, हाँ, ये सिर्फ आज का, ये यहां तक है, आज का जो केरला, उस समय चेर कहते थे। देखिए, चेर, ये चेर, चोल और पांड्य, 3 क्षेत्र था। ठीक है, यही सिर्फ मौर्यन के पास नहीं था, और इधर एक्सट्रीम ईस्ट का पार्ट नहीं था इनके पास, इंडिया का। ये आज केरला और तमिलनाडु का क्षेत्र है आज, जो इनके पास नहीं था, यानी एक्सट्रीम साउथ और एक्सट्रीम ईस्ट इनके पास नहीं था। बाकी जो इनका एक्सपेंशन है, इधर का देखिएगा, ठीक है, इधर का देखिएगा, तो ये हिंदू कुश
माउंटेन नॉर्थ वेस्ट में इसकी सीमा है। इधर देखिएगा हमने रुद्रदामन का अभिलेख पढ़ा था, जूनागढ़ अभिलेख, जो सौराष्ट्र यानी गुजरात इसका वेस्ट का जो है मैक्सिमम लिमिट है। इधर आपको कलिंग हो गया, ठीक है, कलिंग के बाद आपको बांग्लादेश हो गया, ठीक है, बंगाल की खाड़ी ईस्ट वाला हो गया, और इधर आपको कर्नाटक और आंध्रा इसका साउथ वाला पार्ट हो गया। तो इतना बड़ा, बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य था इनका, ठीक है। और शुरुआती दौर में जब एस्टैब्लिश किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने तो इतना बड़ा नहीं था, ठीक है। ये जो मगध है, जो इन्होंने घनानंद से छीना था और फिर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाकर इन्होंने शुरुआत की थी किसकी, मौर्य डायनेस्टी की। उसके बाद 305 बीसी में फिर एक वॉर होता है सेल्यूकस निकेटर के पास। एंड हु वाज सेल्यूकस निकेटर? ही वाज द जनरल ऑफ सिकंदर। सिकंदर के जाने के बाद एक बहुत बड़े इधर के एरिया में, ईरान वाला जो एरिया है, ईरान, इराक, ठीक है, उसको हखामनी साम्राज्य कहते थे, ईरान, जिसपे ईरान का पूरा कब्जा हो गया था। तो हखामनी साम्राज्य पहले, ईरान सिकंदर के पहले उसको हखामनी कहते थे, बाद में उस सारे पार्ट पे, ईरान पे, इराक पे मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। इधर का पार्ट अगर देखेंगे तो इधर पूरा पार्ट जो है ना, ये ईरान, इराक, आपको तुर्की, सीरिया, सब इधर जो है ये सेल्यूकस निकेटर के और कुछ ग्रीक्स जो कमांडर्स थे उनके पास था, ठीक है ना। तो ये उनके पास था। तो इस तरह से बाद में क्या होगा, यही सेल्यूकस निकेटर जो है, पहले तो घनानंद से सत्ता छीनी जाती है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के द्वारा। उसके बाद लड़ाई होगी किसके साथ, सेल्यूकस निकेटर के पास। और सेल्यूकस निकेटर के पास ये अफगानिस्तान का भी क्षेत्र है, हाँ, ये समझिए जेड्रोसिया बलूचिस्तान का भी क्षेत्र है। तो ये सारा सेल्यूकस निकेटर से मिलेगा कब, एक वॉर होगा 305 बीसी में। और 305 बीसी में जो वॉर होगा, हाँ, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होगी। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेंगे कि उस संधि के तहत सबसे पहले तो संधि होगी, और संधि में जो सेल्यूकस निकेटर है वो कांधार, बलूचिस्तान, काबुल का क्षेत्र देगा भारत को, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को। ये जेड्रोसिया जिसको बोलते थे, आज बलूचिस्तान कहते हैं, उस समय जेड्रोसिया बोलते थे, ये सब दे देगा, यानी पूरा का पूरा क्षेत्र आ जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के पास, ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना या कार्नेलिया से शादी भी होगी, किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की। तो एक पूरे तरह से देखिएगा कि ये जो है इतने बड़े साम्राज्य को एस्टैब्लिश किया गया। लेकिन फिर आखिर क्या हुआ कि इतना बड़ा साम्राज्य जो है वो ढह गया मात्र 50 सालों में अशोक के बाद। अंतिम शासक बृहद्रथ, ठीक है, और जिसकी हत्या करता है पुष्यमित्र शुंग, और फिर शुंग डायनेस्टी की शुरुआत करता है। तो दो बड़े फैक्टर हैं, हाँ, शुंग, पुष्यमित्र शुंग और इंडो ग्रीक आएंगे। हालांकि अगर हम डाउनफॉल की बात करें तो इंडो ग्रीक सबसे पहले आते हैं और बाद में पुष्यमित्र शुंग इसका फायदा उठाएगा और बृहद्रथ की हत्या करेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि मौर्य शासन की समाप्ति हो जाएगी। ये इसलिए आपको जानना जरूरी है, इसकी चर्चा हम पोस्ट मौर्य पीरियड के लिए भी करेंगे, ठीक है। पोस्ट मौर्यन पीरियड जब पढ़ेंगे तो वहां भी सारा इंडो ग्रीक और शक की चर्चा होगी, यहां भी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। यानी कि मौर्यन डायनेस्टी के बाद, हाँ, के डाउनफॉल के बाद नॉर्थ में कुछ विदेशी आ जाएंगे, सॉरी, नॉर्थ वेस्ट में, पश्चिम उत्तर में कुछ विदेशी आ जाएंगे। उत्तर में पहले शुंग आएगा, जो इसकी स्थापना करेगा पुष्यमित्र शुंग, एक ब्राह्मण है, ठीक है। और उसी जगह पे बाद में कण्व आ जाएंगे, ठीक है। और साउथ में सातवाहन आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य कैसे बिखर जाएगा, ठीक है ना। तो यहां हमने ये जान लिया, ठीक है। उसके बाद हमने प्रशासन को भी बहुत डिटेल में देख लिया था, किस तरह का प्रशासन था। एम्पेरर जो था, ही वाज द सुप्रीम बॉस ऑफ द ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। उसके अंदर उसके नीचे आती थी मंत्रिणा, 3 से 4 लोगों का एक ग्रुप था, जस्ट लाइक ए मॉडर्न कैबिनेट, ये बताया था मैंने। एंड मंत्रिणा वाज ए एडवाइजरी बॉडी टू द एम्पेरर, वो बता दिया था। उसके नीचे आपको मैंने बताया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, जिन्हें मंत्री परिषद कहा जाता था। और 18
तीर्थों की चर्चा, इसमें जो मंत्री हैं इनको महामात्य कहा जाता था, हाईएस्ट रैंक मिनिस्टर या ऑफिशियल थे। तो ऐसे 18 इनको तीर्थ कहा गया है, तो 18 तीर्थों की चर्चा की गई है। ठीक है, उसके बाद हमने ब्यूरोक्रेसी की चर्चा की थी, जहां हमने करीब 27 सुपरिटेंडेंट्स की चर्चा की थी। ठीक है, उसके बाद हमने सिटी एडमिनिस्ट्रेशन 6 कमेटी के थ्रू, आपको आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन 6 कमेटी के थ्रू, 6 कमेटीज थ्रू द 6 कमेटीज, आर्मी और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो 6 कमेटी समितियों के 6 समितियों के द्वारा किया जाता था उनका एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमने जाना था। फिर हमने रेवेन्यू सिस्टम को समझा था, डिफरेंट तरह के टैक्सेस को, गवर्नमेंट लैंड पे किस तरह से टैक्स लगता है, प्राइवेट लैंड पे किस तरह से टैक्स लगता है वो बताया था। देन हमने बताया था कि जो एस्पियोनेज सिस्टम है, गुप्तचर व्यवस्था है, उसमें 2 तरह के गुप्तचर है, हाँ, यानी स्पाई है। एक तो संचर, एक को कहते हैं संस्था, जो कि स्टेशनरी है, एक ही जगह पे रह के काम करती है। एक है संचरा या संचरण, जो कि मोबाइल होती है, और इसके जो स्पाई हैं दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू वर्क। ठीक है ना, तो ये हमने देखा था। न्याय व्यवस्था, जुडिशियरी सिस्टम हमने देखा, जिसमें बताया था हमने कि एक दीवानी अदालत है, एक फौजदारी अदालत है, यानी सिविल कोर्ट है, और क्रिमिनल कोर्ट है। ठीक है, सिविल कोर्ट को कहते हैं धर्मस्थी है, यानी दीवानी कोर्ट को धर्मस्थी है, और जो क्रिमिनल कोर्ट, जिसको फौजदारी कोर्ट कहते हैं, उसको कहा जाता था कंटक शोधन। ये सारा हमने डिटेल में पढ़ लिया था। इकोनॉमी हमने डिटेल में देखा था, जहां हमने बताया था कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स को वार्ता कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीनों को वार्ता कहा जाता था। ठीक है, ये मैंने बता दिया था। सोसाइटी पे हमने धर्म पे, स्लेव सिस्टम पे चर्चा कर ली थी, जाति व्यवस्था पे चर्चा की थी, हाँ, कि जो जाति व्यवस्था है हमने चर्चा की थी कि मेगास्थनीज जो है वो मेगास्थनीज ने 7 जातियों की चर्चा की है, जिसमें उसने ऑक्यूपेशन बेस्ड जातियां बना दी थी, हाँ, कास्ट बना दिया था। उसमें उसने दार्शनिकों को, किसानों को, अहीर को, या जो वो एनिमल रियरर्स हैं, हाँ, काउंसिलर हैं, सभासद जिनको कहते हैं, एसेसर हैं जिनको निरीक्षक है, सबको 7 जातियों की बात उसने की थी। किसने? मेगास्थनीज ने। तो वो यहाँ के परिस्थिति को नहीं समझ पाया था, हाँ, उसने सिर्फ ऑक्यूपेशन बेस्ड जातियों की बात बता दी, जो कि बेसिकली ऑक्यूपेशन था, जाति नहीं थी। जबकि कौटिल्य ने जो बात की थी वो 4 वर्णों की बात की थी। ठीक है ना, वो हमने बताया था, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ठीक है, तो शूद्र को भी उसने आर्य शूद्र कहा था, मैंने बताया था जब सोसाइटी पढ़ा रहा था। ठीक है, महिलाओं का क्या पोजीशन था, हाँ, ये सब चीज हमने यहाँ पे सोसाइटी में देखा था। स्लेव था, तो स्लेव मतलब दास व्यवस्था में हमने देखा था कि यहाँ मेगास्थनीज कहता है कि दास व्यवस्था था ही नहीं, जबकि कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों की बात की है, जबकि त्रिपिटक जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें 3 या 4 तरह के दासों की बात की गई है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और हमने बताया था कि किस तरह से मेगास्थनीज जो है, जो कि एक एम्बेसडर था टू द कोर्ट ऑफ सेल्यूकस, टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एक एम्बेसडर बन के आया था। किसका एम्बेसडर, किसके द्वारा भेजा गया था? ये भेजा गया था सेल्यूकस निकेटर के द्वारा, और यहाँ पर आकर उसने जो बातें देखी वो लिखी उसने इंडिका में। लेकिन कहा जाता है कि वो भारतीय समाज को पूरी तरह से समझ नहीं कर पाया, क्योंकि ना उसने दास व्यवस्था, यहाँ पे दास व्यवस्था देखी, ना यहाँ पे वो जातियों को यानी कास्ट को डिस्टिंग्विश कर पाया। तो ये हमने सारा देख लिया था, और अब हम आ रहे हैं यहाँ पर जहां से हम डिस्कशन करना शुरू करेंगे। ये अब यहाँ हम 2-3 बातें तो यही समझ लेते हैं, बाकी जो हमारा आगे राइटिंग वाला वर्क होगा वो यहाँ से समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम देखेंगे, नॉर्थ वेस्ट के बारे में समझेंगे यहाँ से। यहाँ तो कुछ समझा ही दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात की थी मैंने कि वीक सक्सेसर ऑफ अशोका। ठीक है, वीक सक्सेसर्स ऑफ अशोका, कि अशोक के बाद मात्र 50 सालों में, 50 इयर्स में ढह जाता है मौर्य साम्राज्य, इतना महान, इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य। ठीक है, कैसे? हाँ, ये मैंने बता दिया। सक्सेसर वीक हैं, सक्सेसर वीक होंगे तो मौका मिलेगा कहां से? बाहर से भी इन्वेजन का। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कमजोर हो गया था, इसकी चर्चा यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, तो सक्सेसर भी वीक है, नहीं संभाल पा रहे। अशोक के बाद ही नेग्लिजेंस शुरू हो गया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का, जब अशोक ने कलिंग वार जीता था। ठीक है, उसके बाद से कलिंग वार के बाद उसने वार करना ही छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि वीक सक्सेसर है अशोक के बाद 50 सालों में, हाँ, ढह जाता है। अंतिम रूलर बृहद्रथ, जिसकी हत्या की जाती है, मर्डर किया जाता है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, और फिर यहीं पे नॉर्थ इंडिया में शुंग डायनेस्टी की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, उसके बाद
डिवीजन ऑफ एम्पायर कहा जाता है। 3 पॉइंट यही देख लेंगे, बाद में हम इस सबको अलग अलग हम चर्चा करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि अंपायर का बाद में डिवीजन हो गया था अशोक के बाद, हाँ, और 2 पार्ट में बढ़ गया था, एक कुणाल जो अशोक का बेटा था और एक दशरथ। दशरथ और कुणाल के बीच ऑब्वियसली जब 2 पार्ट में बटेगा, ठीक है, कुणाल और दशरथ जब 2 पार्ट में बट गया तो सीधी सी बात है परिवार भी बटता है तो बाहर से भी अटैक होता है, ठीक है, और परिवार कमजोर हो जाता है तो लोग बाहरी लोग भी अटैक करते हैं, ठीक है। अगर आप यूनाइट हैं, परिवार यूनाइट है आपस में, तो कोई आप पे उंगली उठाने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो ये इस वजह से भी कमजोर हुआ क्योंकि बाद में 2 पार्ट में एम्पायर को डिवाइड कर दिया गया था। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात, एक्सटेंशन ऑफ आयरन बेस्ड पैडी कल्टीवेशन। आपको मैं बताऊं कि यहां समझने वाली बात है कि पहला अर्बेनाइजेशन फेज कब हुआ था? सिंधु नदी के किनारे या सिंधु नदी के सहारे, यहां से ये सिंधु नदी देखिए, हाँ, पहला अर्बेनाइजेशन का फेज था। सिंधु नदी, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के साथ शुरू हुआ था, ठीक है ना। इंडस होगा, इसके बाद झेलम होगा, चेनाब होगा, रावी होगा, ब्यास होगा, ये सतलज है, तो इसके किनारे शुरू हुआ था, ठीक है। दूसरा जो अर्बेनाइजेशन शुरू हुआ वो शुरू हुआ गंगा घाटी में, ये गंगा घाटी है, ये गंगा घाटी के सहारे शुरू होता है, ठीक है ना। गंगा घाटी के सहारे यानी गंगा नदी के सहारे शुरू होता है किसका? और इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा आयरन का मगध के क्षेत्र में, ठीक है। मगध 16 महाजनपद मैंने बताया था जिसमें मगध एक मगध इमर्ज्ड स्ट्रॉन्गेस्ट आउट ऑफ 16 महाजनपद, सबसे ज्यादा ताकतवर महाजनपद के रूप में मगध उभर के आएगा यहीं पे, ठीक है, यहीं पे मगध उभर के आएगा। और मगध जब उभर के आएगा तो उसका कारण भी था चावल की अच्छी खेती होना, हाँ, आयरन का इस्तेमाल शुरू हो गया था जिससे एग्रीकल्चर में बहुत सहूलियत मिली। मैंने बताया था कि डीप प्लाविंग, गहरी जुताई संभव हो सकी, और चावल ने भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था, ठीक है, अर्थव्यवस्था के लिए भी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है तो उसका फायदा तो होगा ही होगा। तो देखिए जो मगध और उसके आसपास के एरिया तक सीमित था पैडी का कल्टीवेशन, पैडी मतलब धान, चावल, हाँ, जब आप हस्क सहित है, भूसी के सहित है तो वो धान होगा, और जब भूसी से निकाल दिया जाएगा तो वो चावल कहा जाएगा। तो धान की खेती जो मगध और उसके आसपास के एरिया तक ही सीमित थी और इसने बहुत मजबूती दी थी अर्थव्यवस्था को, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को। तो ऑब्वियसली अगर यहां आप मजबूत हैं तो यहां के लोग भी आपकी बात मानेंगे क्योंकि यहां वो चीजें हो नहीं रही हैं, ठीक है। मगध और उसके आसपास के क्षेत्र को छोड़कर इस तरफ एग्रीकल्चर यानी आयरन बेस्ड पैडी कल्टीवेशन उतना डेवलप नहीं है। लेकिन जब पूरा मौर्य साम्राज्य, हाँ, एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के रूप में उभर के आता है तो ऑब्वियसली हर जगह इस तरह का एक्सटेंशन होने लगता है, हर जगह खेती की शुरुआत हो जाती है, ठीक है, हाँ, पैडी यानी चावल की खेती की शुरुआत हर जगह कर दी जाती है, कुछ ना कुछ लोग अपना कल्टीवेशन कर रहे हैं पैडी का। तो जब देखिए पहले तो सिर्फ पूरे साम्राज्य का डिपेंडेंसी कहां पर है, निर्भरता ये इसी क्षेत्र से है पैडी के लिए। लेकिन अब जो है यहां अगर आप खुद उगा रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो फिर यहां की बात आप क्यों मानेंगे? हाँ, थोड़ा कभी इग्नोर करेंगे, हाँ, पहले भी बिल्कुल आप इग्नोर नहीं करते थे, लेकिन अब आप थोड़ा इग्नोर करना शुरू करेंगे, फिर सोचेंगे कि भाई अब हमारे पास तो सब कुछ हो गया, हमारा इकोनॉमी भी पैडी की वजह से अच्छा होगा, तो हम अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लें, स्वतंत्र कर ले। तो ये बहुत बड़ा रीजन रहा, हाँ, आयरन बेस्ड पैडी कल्टीवेशन। तो ये 3 रीजन तो आप याद रखिए, ठीक है। वीक सक्सेसर्स और डिवीजन ऑफ एम्पायर 2 लोगों में बढ़ गया था, कुणाल बेटा था, हाँ, किसका? अशोक का। अशोक ये अंधा हो गया था बाद में, ठीक है, इस पे कभी मैं वीडियो बना दूंगा। और दूसरा दशरथ जो उसका ग्रैंडसन था, इन दोनों में बढ़ गया। और तीसरा मैंने बताया एक्सटेंशन, किसका एक्सटेंशन? आयरन बेस्ड पैडी कल्टीवेशन, जो मगध और आसपास के एरिया में ही सीमित था, वो अब चारों तरफ, हाँ, ये मगध है, वो अब चारों तरफ फैलने लगा। तो ऑब्वियसली जो लोग यहां की बात मानते थे, देखते नहीं आज भी ममता बनर्जी धमका देती है मोदी को, क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है कि उसकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा नहीं है, हाँ, सेंटर पे,
सेंटर पे तो है ही, आज का जो सिस्टम है उस पर तो है ही, लेकिन बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वही देखिए, दिल्ली जो है, दिल्ली सब कुछ के बावजूद कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि जब चाहेगी सेंटर उस पर, क्योंकि फुल अधिकार नहीं है दिल्ली का, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, ठीक है। तो सेंटर का भी अधिकार है, सेंटर जो चाहेगी वहां कर लेगी, ठीक है ना। तो थोड़ा दब के रहना पड़ेगा। लेकिन अब यूपी है, यूपी में तो खैर बीजेपी की सरकार है अभी, लेकिन अगर किसी और की भी होती तो क्या पुलिस व्यवस्था के लिए सुनती क्या? सेंटर की नहीं सुनती, क्योंकि पुलिस स्टेट के अंडर में होता है। तो ज्यादा किसकी सुनेगी? चीफ मिनिस्टर की सुनेगी, हाँ, बजाय कि प्रधानमंत्री की सुनेगी पुलिस, क्योंकि जो पुलिस होती है वो स्टेट के सुपरविजन में होती है पूरी तरह से। लेकिन दिल्ली की पुलिस अगर देखें तो दिल्ली की पुलिस केंद्र के अधीन है, तो इसलिए बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, ठीक है। जितना आप यहां मजबूत है सेंटर में, सेंटर में बहुत मजबूत है, और सेंटर से इधर के लोगों की डिपेंडेंसी है, तब तक तो बात मानेंगे, लेकिन अगर डिपेंडेंसी नहीं है तो बात नहीं मानेंगे। तो यही बात यहां पे हो गई। जैसे ही आयरन बेस्ड पैडी कल्टीवेशन का प्रसार दूसरे क्षेत्रों में होता है भारत के, तो वो लोग भी स्ट्रांग हो जाते हैं, और स्ट्रांग होने के बाद क्या होगा कि वो सेंटर की बातें मानना कम कर देंगे, इग्नोर करने लगेंगे, धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र कहने लगेंगे, ये बातें हो जाएंगी। तो ये 3 कारण तो हमने यहां पे बता दिया, 1, 2 और 3 आप लिख लीजिए। ये 1, 2 और 3 ये हमने बता दिया। चौथे से यानी ब्राह्मणिकल रिएक्शन से हम शुरू करेंगे, देखना और रिटर्न वर्क करना। एक बार आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं ब्राह्मणिकल रिएक्शन यानी ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, ठीक है। इसके पहले हमने 3 पॉइंट रफली डिस्कस कर लिया था, उसमें बहुत ज्यादा बताने के लिए नहीं था। पहला हमने पॉइंट डिस्कस किया डाउनफॉल का, वीक सक्सेसर ऑफ अशोक का, अशोक के बाद जो उसके उत्तराधिकारी थे वो कमजोर थे, इसलिए अशोक जब 232 बीसी में गद्दी छोड़ता है तो मात्र 50 सालों के अंदर ही पूरा मौर्य साम्राज्य जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। 185 बीसी में अशोक के बाद 50 सालों में मौर्य साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो जाता है। कैसे? जो आखिरी शासक है वृहद्रथ मौर्यन डायनेस्टी का, हाँ, उसका कमांडर इन चीफ है कौन? पुष्यमित्र शुंग, जो कि एक ब्राह्मण है, वो बृहद्रथ की हत्या करता है और शुंग डायनेस्टी की शुरुआत करेगा, जिसका क्षेत्र एमपी और ईस्ट के अराउंड होगा। यहीं पे शुंग डायनेस्टी की शुरुआत होगी और यहीं पे कानवा भी आ जाएंगे बाद में, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। उसके बाद हमने कहा अंपायर का डिवीजन हो गया था, हाँ, अशोक के बाद अंपायर का डिवीजन हो गया, 2 भागों में बट गया था। एक भाग कुणाल के पास था और एक भाग कुणाल अशोक का बेटा था, और एक भाग चला गया था अशोक के ग्रैंडसन दशरथ के पास। तो नेचुरली मैंने ये बताया कि जब विभाजन होता है परिवार में भी तो परिवार कमजोर होता है, उसी तरह एक साम्राज्य का विभाजन भी जब होगा तो साम्राज्य कमजोर होगा। तो वन ऑफ द फैक्टर, देखिए एक फैक्टर तो होते नहीं, कई फैक्टर होते हैं। किसी चीज का अगर ग्रोथ होता है, हाँ, किसी चीज का उत्थान होता है तो उसके भी कई फैक्टर्स होते हैं, और डाउनफॉल होता है, पतन होता है, तो उसके भी कई फैक्टर्स होते हैं। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स बिहाइंड द डाउनफॉल ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। तीसरा मैंने बताया था एक्सटेंशन आयरन बेस्ड पैडी कल्टीवेशन, ठीक है। जो आयरन बेस्ड, हाँ, लोहे के इस्तेमाल के बाद एग्रीकल्चर में एक बूम आया, ठीक है। एग्रीकल्चर ने इकोनॉमी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया, मैंने बताया था। लेकिन ये एग्रीकल्चर पैडी बेस्ड, आयरन बेस्ड जो पैडी का यानी धान की जो खेती होती थी वो मगध और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही होती थी शुरुआती दौर में, इनिशियली मगध और उसके आसपास, लेटर होल इंडिया में होने लगी, पूरे भारत में होने लगी। तो अब क्या हो गया, हर जहां डिपेंडेंसी थी होल इंडिया की मगध पे पैडी के लिए, धान के लिए, अब वो डिपेंडेंसी खत्म हो गई। और डिपेंडेंसी जैसे ही खत्म हुई तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को, हाँ,
लोकल जो गवर्नर्स हैं, हाँ, वो प्रांतीय गवर्नर्स हैं, वो इग्नोर करना शुरू कर देंगे, अपने आप को स्वतंत्र समझने लगेंगे, इंडिपेंडेंट समझने लगेंगे। तो वहां से भी आपको एक फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है डाउनफॉल का। तो ये 3 फैक्टर हमने डिस्कस कर लिए थे। चौथा आ गए हम ब्राह्मणिकल रिएक्शन पे। हाँ, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया आप देखिए, यहां समझिएगा, कलिंग वार के बाद ये अशोक जो है, एक बार चाहे तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलिए, ये कलिंग वार के बाद अशोक ने प्रतिबंध लगा दिया, प्रोहिबिटेड क्या, एनिमल किलिंग यानी स्लॉटरिंग पे उसने रोक लगा दी। हाँ, जीव हत्या बंद करवा दी, ठीक है। अब जीव हत्या होती क्यों थी? खाने पीने में भी तो इस्तेमाल होता ही था, लेकिन सबसे ज्यादा कर्मकांड और सेक्रीफाइसेस वैदिक पीरियड से ही चला आ रहा था, कर्मकांड और सेक्रीफाइसेस। लेकिन कलिंग वार के बाद अशोक ने जो मैस्कर देखा, जो नरसंहार देखा, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, मैंने बताया। हाँ, अहिंसा का रास्ता उसने छोड़ दिया और उसने बुद्धिज्म अपना लिया अशोक ने। कब? कलिंग वार के बाद। तो उसने एनिमल किलिंग बंद कराई। एनिमल किलिंग बंद करने का मतलब था कर्मकांड बंद हो जाना, यज्ञों में सेक्रीफाइसेस बंद हो जाना, यानी पशु बलि। सेक्रीफाइसेस का मतलब यहां पे पशु बलि, हिंदी वाले लिख ले पशु बलि, ठीक है। पशु बलि, ठीक है ना, पशु बलि का बंद हो जाना, ठीक है। सेक्रीफाइस का मतलब पशु बलि। देखिए अब क्या होगा कि इसका रिजल्ट क्या हुआ। ये रिजल्ट जो है, देखिए ब्राह्मणों का क्या होता था। देखिए अब ब्राह्मण यज्ञ कराएंगे, पशु बलि करवाएंगे, यज्ञ करवाएंगे, का काम ही था यही करवाना, यज्ञ करवाना, कर्मकांड करवाना, रिचुअल्स करवाना, जो धार्मिक अनुष्ठान है वो करवाएंगे, ठीक है। तो रिलीजन से रिलेटेड जितने भी काम थे, रिचुअल्स थे, वो सब ब्राह्मण करवाते थे। तो इससे उनको इनकम होता था, दक्षिणा मिलता था, उपहार भी मिलते थे और उनको लैंड भी मिलता था। देखिए एक तो इनको इनकम होता था, हाँ, पैसा मिलता था, उपहार भी मिलते थे और उपहार में इनको लैंड भी मिलता था, टैक्स फ्री लैंड। इस टैक्स फ्री लैंड को ब्रह्मदेह कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये टैक्स फ्री लैंड जो है ये ब्रह्मदेह कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तीनों चीजें तो बंद हो जाएंगी ना, गिरावट का ये साइन है, डाउनवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड। मैंने लैंग्वेज नहीं लिखा है, यानी ब्राह्मण के इनकम गिर रहे हैं, इनको गिफ्ट नहीं मिल रहे हैं, हाँ, ब्रह्मदेह भी नहीं मिल रहा, टैक्स फ्री लैंड भी नहीं मिल रहा। अब देखिए अगर ये बातें होंगी तो ब्राह्मण नाराज होंगे कि नहीं होंगे? नाराज होंगे ना, ठीक है। वैसे भी देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी बात मैं बता रहा हूं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ठीक है, निंदा की गई है किसकी? सेक्रीफाइसेस की निंदा की गई है, क्रिटिसिज्म की गई है, ध्यान रखिएगा। सेक्रीफाइसेस की यानी पशु बलि की, बिकॉज ऑफ द किलिंग ऑफ, देखिए गाय और बैल दोनों की किलिंग होती थी, दोनों की स्लॉटरिंग होती थी, वो दोनों का वध होता था, ठीक है। तो इससे क्यों क्या नुकसान होता था? एग्रीकल्चर को नुकसान होता था, हाँ, कृषि नुकसान होगा। कृषि अगर आपका एग्रीकल्चर खराब होगा तो इकोनॉमी अच्छी नहीं हो पाएगी, ठीक है ना, तो इससे नुकसान था। तो ये कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में इसकी निंदा की है, ध्यान दीजिएगा, कौटिल्य ने निंदा की है, क्रिटिसिज्म है, बिकॉज ऑफ द किलिंग ऑफ काउ एंड ऑक्सन, गाय और बैल दोनों के वध से, दोनों के स्लॉटरिंग से, ठीक है, क्या होता था? एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचता था। खेत जुताई में तो चाहिए ना भाई, बैल चाहिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये कहा गया है, ठीक है। आगे देखिए मैंने जानकारी भी दे दी है कि ब्राह्मणों का रिएक्शन था और शुंग डायनेस्टी जब एस्टैब्लिश हुआ था, बृहदत्त की हत्या करने के बाद अंतिम मौर्यन रूलर बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी की शुरुआत कहां पे की थी? एमपी और नॉर्थ इंडिया में, एमपी और ईस्ट का क्षेत्र था। यहीं पे जब शुंग जाएंगे तो यहीं पे कन्वा भी आ जाएंगे, ठीक है, कन्वा, शुंग और कान्वा, पुष्यमित्र शुंग और कान्वा, ये सब ब्राह्मण थे, ठीक है। सातवाहन जो साउथ इंडिया में, वेस्टर्न दक्कन एंड आंध्रा, सातवाहन आ जाएंगे।
तो यहां पर भी देखिए ये भी ब्राह्मण है, और ये जो करते थे ये ब्राह्मण, देखिए सारे ब्राह्मण है, मैंने लाइन से खींचा हुआ है, और ये ब्राह्मण है, और ये सभी दे परफॉर्म वैदिक सैक्रिफाइसेस, ये सभी वैदिक सैक्रिफाइसेस करते थे। यानी देखिए मौर्य साम्राज्य के जाते ही एक तरह से दिखाई दे रहा है कि ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ गया। मौर्य साम्राज्य के डाउनफॉल के बाद ये लग रहा है ना, क्योंकि शुंग भी ब्राह्मण, कण्व भी ब्राह्मण, सातवाहन भी ब्राह्मण, तो ये लग रहा है कि ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ गया। तो ऐसा माना जाता है कि ये सब होने से ये एक मतलब ब्राह्मणिकल रिएक्शन जो था, हाँ, अशोक ने जो किलिंग ऑफ प्रोहिबिट किया, जो बैन किया, हाँ, एनिमल किलिंग को, तो उससे ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया सामने आई, और उसी का नतीजा था कि पुष्यमित्र शुंग जो कि एक ब्राह्मण था, उसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके इसका पूरी सत्ता हत्या ली इधर की, ठीक है, नॉर्थ इंडिया की, एमपी और पूर्व के तरफ का, ईस्ट के तरफ का। लेकिन दिस इज द वन साइड ऑफ कॉइन, सिक्के का एक पहलू है। देखिए एक फैक्टर थोड़े होता है, अब इसको अगर काटना हो तो हम इसमें यह भी कह सकते हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग था, हाँ, जिसने बृहद्रथ की हत्या की थी, शुंग डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करने वाला कौन था? पुष्यमित्र शुंग, ठीक है ना। यहां पे देखिएगा ये पुष्यमित्र शुंग, शुंग डायनेस्टी यहां पे जो एस्टैब्लिश हुआ पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और पुष्यमित्र शुंग जो था वो ब्राह्मण था, लेकिन साथ साथ वो बृहद्रथ का कमांडर इन चीफ भी था, सेनापति था, आर्मी के यानी सेना के सबसे बड़े पद पे था, सबसे ज्यादा सैलरी जो होती थी वो उस समय राजा के बाद, राजा को सैलरी तो लेना नहीं है, तो उस समय तो इस तरह का प्रोविजन नहीं था आज की तरह, राजा का तो सब कुछ है, ठीक है, लेकिन जो सेनापति है उसकी सैलरी सबसे ज्यादा होती थी, ठीक है। तो अगर ये मान लिया जाए कि ब्राह्मण नाखुश थे उस समय, अशोक के समय, तो ब्राह्मण अगर नाखुश होते क्या, तो एक चीज बताइए, ब्राह्मण नाखुश थे, हो सकता है कि कोई दूसरी वजह भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि ब्राह्मण नाखुश थे इस वजह से क्योंकि अशोक ने ये कर दिया था, ठीक है। लेकिन हम ये भी तो देखेंगे कि अशोक जो था उस मौर्यन डायनेस्टी में हर कास्ट के लोग उस समय आजीवक भी रहते थे, हाँ, उस समय जैन भी थे, और उस समय बौद्ध भी थे। खुद चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था, ठीक है। उसके बाद अलावा बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे, उन्होंने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। अशोक ने खुद बुद्धिज्म को अपना लिया था, वैदिक धर्म यानी हिंदुइज्म चला ही आ रहा था। तो सिर्फ ये कह देना कि ब्राह्मणिकल रिएक्शन एक कारण हो सकता है, हाँ, ये एक सिक्के का एक पहलू हो सकता है कि कुछ लोगों का विचार हो सकता है कि ब्राह्मणों के खिलाफ काम हो रहा हो, लेकिन पुष्यमित्र शुंग के बारे में जो कहा जाता है कि यही एक रिएक्शन था जिसने बृहद्रथ की हत्या कर दी। आप एक चीज बताइए कि पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण है और बृहद्रथ जो कि मुगल अंपायर का शासक है, वो एक ब्राह्मण को सेनापति बनाता है, कमांडर इन चीफ बनाता है, जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा होती है उस साम्राज्य में। तो क्या ब्राह्मणों से कोई भेदभाव था उस समय? ये तो नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। ब्राह्मणों से तो कोई भेदभाव नहीं था। अगर ऐसी बात होती, कहता कि ब्राह्मणों में नहीं बन रहा था, हाँ, मौर्य शासकों और ब्राह्मणों में नहीं बन रहा था, तो ये बिल्कुल कह देना कि पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी क्योंकि वो एक ब्राह्मणिकल रिएक्शन था, हाँ। अरे तुमको सबसे बड़ा पद दिया गया है साम्राज्य में, तो कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मणों के खिलाफ है? ठीक है, निश्चित तौर पे अगर आपको बड़ा पद दिया गया है तो वो ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं थे। निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि मौर्य शासक जो थे वो कोऑर्डिनेशन जानते थे कि सभी धर्मों को, हाँ, किस तरह से समन्वय के साथ सभी धर्म के लोगों को एक साथ सामंजस्य, सभी धर्मों के लोगों में एक सामंजस्य बैठाया जा सकता है। लेकिन बावजूद अगर हत्या होती है तो हो सकता है कोई और रीजन भी हो सकता है, ठीक है ना, और रीजन भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ फैक्टर हो सकता है कि कुछ ब्राह्मण नाराज हो किसी वजह से, और कुछ ब्राह्मण अगर पुष्यमित्र शुंग हत्या करता है, हाँ, एक ब्राह्मण होकर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका रिएक्शन
इस वजह से होगा कि ब्राह्मणों के खिलाफ ये जो मौर्य शासक हैं उन्होंने वो एनिमल किलिंग पर रोक लगा दिया, हाँ सैक्रिफाइसेस पे रोक लगा दिया। तो ये नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। वो सिक्के का एक पहलू है, कई फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर ये हो सकता है कुछ ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया हो, लेकिन पुष्यमित्र शुंग अगर बृहद्रथ की हत्या करता है और सत्ता हथियाता है तो उसके और भी कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात यहां जान ली। तो यहां पे आपको ब्रह्मदेव को याद रखना है, ठीक है। और ये सब चीजें तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। ये सब कारण आपका फैक्चुअल कह रहे कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं यहाँ पर कि पशु बलि होता था तो उससे एग्रीकल्चर पे असर पड़ता था, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये बता दिया, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, एंड दिस इज फाइनेंशियल क्राइसिस। हाँ, और यू में से वित्तीय संकट इन हिंदी, वित्तीय संकट कहेंगे हिंदी में। वित्तीय संकट देखिए, हम जानते हैं कि बहुत बड़ा एक साम्राज्य था, बहुत बड़ा टेरिटरी था इसके पास, मौर्य डायनेस्टी के पास। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मौर्य डायनेस्टी के पहले और बाद में इतना बड़ा टेरिटरी किसी के पास नहीं था, ठीक है। तो यहां पर देखिए बहुत बड़ी आर्मी है, बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेसी है, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, और अदर एडमिनिस्ट्रेशन है। इन पे बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर है, ठीक है। ह्यूज एक्सपेंडिचर हम इसे कह सकते हैं, ह्यूज एक्सपेंडिचर। तो ये तो है, चलिए ये तब तक ठीक है, हाँ, जब तक आपकी अर्थव्यवस्था सही है, हाँ, जब तक आपका कलेक्शन रेवेन्यू का बहुत अच्छे से हो रहा है, तब तक तो ये ठीक है, ठीक है। लेकिन अब देखिए कलिंग वार के बाद अशोक की स्थिति, हाँ, कलिंग वार के बाद अशोक जो है, ये अशोक क्या हो गए भाई, अशोक हो गए बौद्ध। हाँ, इन्होंने लड़ाई बंद करवा दी, नॉन वायलेंस की तरफ अब ये चले गए। इनका मैक्सिमम समय बीत रहा है बौद्ध धर्म के प्रचार में, लोगों को धम्म सिखाने में, ठीक है ना। तो अब क्या है कि दो बातें हो रही हैं। एक तो देखिए कि धम्म सिखाने के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति हो रही है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति हो रही है। अब ये धम्म महामात्रों की नियुक्ति तो हो रही है, लेकिन देखिए अभी तक हमने जितने भी ऑफिशियल्स को देखा, किसी ना किसी रूप में, हमने चाहे तीर्थों को पढ़ा, ब्यूरोक्रेट्स को पढ़ा, वो किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ धन ला रहे हैं साम्राज्य के लिए, ठीक है। यहां पर धम्म महामात्र हैं, तो इनकी जो नियुक्ति है, इनका जो अपॉइंटमेंट है एक्स्ट्रा है। पहले तो जरूरत नहीं थी, कलिंग वार के पहले ये जरूरत नहीं थी इनकी। कलिंग वार के बाद धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के प्रचार के लिए स्पेशल नियुक्ति। इनका काम क्या है, सिर्फ जाके धर्म के बारे में लोगों को समझाना, बताना। तो ये रेवेन्यू तो कलेक्ट कर नहीं रहे, इनसे कोई रेवेन्यू तो आ नहीं रहा है, राज को कोई रेवेन्यू कलेक्ट करके दे नहीं रहे, और एक तो ये नहीं दे रहे हैं, उस पर से इनके सैलरी पर तो एक्सपेंडिचर है, हाँ, सैलरी पर एक्सपेंडिचर है, तो ये तो खर्च बढ़ गया, ठीक है। दूसरी बात, लड़ाई नहीं हो रही है, साम्राज्य का विस्तार भी नहीं हो रहा है कलिंग के बाद, लेकिन अशोक ने जो बौद्ध धर्म अपनाया है, तो अब ये हेवी डोनेशन दे रहे हैं किसको, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, बौद्ध साधुओं को, मॉन्क्स को कह सकते हैं, और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को, बौद्ध मठों को। इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट है रॉयल ट्रेजरी जो है दैट इज एम्प्टी, खाली हो गया। हाँ, खजाना जो है राज का, शाही खजाना खाली हो रहा है। स्थिति यहां तक पहुंच गई थी कि मेटल को बाद में मेल्ट करना पड़ा था, बाद के समय में मेटल को भी मेल्ट करना पड़ा था। यानी कि अगर सोने चांदी कॉपर गलाए जा रहे हैं, हाँ, राज्य को चलाने के लिए, यानी कि बहुत जबरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। So let's move on to the another point, and that is the oppressive rule, दमनकारी शासन। अब ये दमनकारी शासन देखिए, यहां पर जो मौर्य साम्राज्य, जो मौर्यन एम्पायर है, वो बहुत बड़ा एम्पायर है, हाँ, और केंद्र से हर चीज को संभालना मुश्किल हो रहा है। तो जो लोकल ऑफिसर्स हैं, गवर्नर्स हैं, हाँ, जो महामाते हैं, ठीक है, वो जरा ऑपरेसिव हो चुके हैं, वो टॉर्चर कर रहे हैं जनता को, और इसका जो प्रमाण मिला है वो कुछ रिवोल्ट हुए हैं, वहां से ये प्रमाण है, ठीक है। पहले आप एक बार ले ले स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखिए यहां पर
देखिए पहला प्रमाण रिवोल्ट का यानी विद्रोह का तक्षशिला में मिला था और उज्जैन में था। ये बिंदुसार के समय हुआ था, ठीक है। तक्षशिला में सुसीम शासन कर रहे थे, बिंदुसार के बड़े बेटे, अशोक के बड़े भाई, और फिर वहां पे भेजा गया था बिंदुसार के द्वारा अशोक को सप्रेस करने के लिए, ठीक है। वैसे ही उज्जैन में हुआ था रिवोल्ट। यहाँ पे सिटीजन्स ने कंप्लेन किया था, सिटीजन्स कंप्लेन्ड अगेंस्ट द मिसरूल ऑफ द विकेड ब्यूरोक्रेट्स। हाँ, ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ ये कंप्लेन था, एम्पेरर के खिलाफ नहीं था। वहां जो गवर्नर हैं, हाँ, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके खिलाफ, जो वहां के ऑफिसर हैं, ठीक है। दूसरा देखिए रिवोल्ट आता है तक्षशिला में, फिर एक बार होगा इन द टाइम ऑफ अशोका, अशोक के टाइम में एक बार फिर रिवोल्ट होता है। और यहां पर देखिए रीजन वही है, मिसरूल बाय द ब्यूरोक्रेट्स। नौकरशाह जो है, जो मंत्री हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नर है, इस तरह के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं जनता को, तभी जनता रिवोल्ट कर रही है, ठीक है। यहां पर देखिए इन द टाइम ऑफ अशोका हुआ। अशोका ने क्या कहा, टोल्ड महामात्य नॉट टू टॉर्चर सिटीजन्स। ये कहा गया है और ये प्रमाण भी है। क्यों? क्योंकि अशोक के कलिंग एडिक्ट में, कलिंग अभिलेख में इसका इंफॉर्मेशन है। बहुत जरूरी है कि अशोक ने इंस्ट्रक्शन दिया है महामात्रों को, हाँ, कि भाई आप टॉर्चर ना करें, सताएं मत जनता को, आम जनता को। और इसका इंफॉर्मेशन कहां पे है? कलिंग के अभिलेख में, कलिंग एडिक्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका प्रमाण है बिल्कुल, ठीक है, कि दमनकारी शासन था, क्योंकि अशोक इंस्ट्रक्शन दे रहा है किसको? महामात्यों को, कि भाई आप ना करें, टॉर्चर ना करें जनता को, ठीक है। और बाद में देखिए अशोक ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था रोटेशन पॉलिसी भी। हाँ, रोटेशन पे काम करेंगे, एक जगह कोई एक ही आदमी हर समय नहीं काम करेगा, उसको रोटेट कर दिया जाता था। मान लीजिए रोटेशन होता है ना, आज भी होता है रोटेशन। हाँ, मंडे को मैं जा रहा हूं तो हो सकता है अगले मंडे को मेरा ना हो, उस समय किसी और की ड्यूटी हो ऑफिस में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही समय पे, एक ही दिन को, हाँ, एक दिन के लिए फिक्स कर दिया गया कि इस दिन यही व्यक्ति रहेगा। रोटेशन पे काम करने के लिए कहा जाता था ऑफिसर्स को। ये अशोक द्वारा कहां इंट्रोड्यूस किया गया था? तक्षशिला में, उज्जैन में और तोसली, जो जिसको कलिंग का क्षेत्र था। एक बात मैं बता दूं आपको कि जब मैं पढ़ा रहा था आपको उसके बारे में, प्रोविंसेस के बारे में बता रहा था, वहां मैंने बताया था कि 5 प्रोविंसेस थे, ठीक है ना, वहां पे उस समय तक्षशिला उत्तरापथ की राजधानी थी, अवंती की राजधानी थी, उज्जैन कलिंग पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी, ये तोसली वैसे ही आपको तोसली कलिंग की राजधानी थी, पूर्वी प्रदेश की पाटलिपुत्र थी, और दक्षिणापथ था, हाँ, उसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। तो वो 5 ऐसे प्रांत थे जो पूर्णतः स्वतंत्र थे, हाँ, और पूर्ण ऑटोनॉमी उनकी थी, हाँ, पूर्णतः स्वायत्त थे वो, हाँ, उनको ऑटोनॉमी थी एक तरह से, मतलब पूरी तरह से अपने हिसाब से वो शासन चलाते थे। उसी में से देखिए ये 3 प्रांत हैं, तक्षशिला, उज्जैन और तोसली। ये 3 प्रोविंसेस जो हैं ये फुली ऑटोनोमस प्रोविंस थे उस समय। तक्षशिला आज पाकिस्तान में है, ठीक है, तक्षशिला पाकिस्तान में है, एक एजुकेशन हब हुआ करता था उस समय। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य यही ले गए थे ट्रेनिंग देने के लिए जब वो बच्चे थे, और उसके बाद फिर ट्रेनिंग देने के बाद घनानंद को हराया जाता है, घनानंद की सत्ता को घनानंद को सत्ता से बेदखल किया जाता है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य द्वारा। तो ये देखिए ये 3 बातें हैं कि रोटेशन भी किया था अशोक ने, और अशोक ने इंस्ट्रक्शन भी दिया था, ठीक है, किसको? महामात्यों को, क्या पब्लिक को, आम जनता को टॉर्चर ना करे। और ये इंफॉर्मेशन कलिंगा एडिक्ट में मिलता है। तो देखिए ऑपरेसिव रूल का भी प्रमाण है। तो ये भी एक साथ कई फैक्टर्स काम करती हैं किसी भी साम्राज्य के डाउनफॉल में, ठीक है, एक साथ कई फैक्टर्स काम करेंगे। जैसे कि मोदी जी आए सत्ता में, हाँ, या कोई भी आता है, मान लीजिए भारत में प्रधानमंत्री कोई बदलता है, गवर्नमेंट बदलती है, कांग्रेस हार गई थी, तो कई फैक्टर थे कांग्रेस के हारने के और कई फैक्टर थे बीजेपी के आने के। अगर कल को फिर सत्ता बदलती है तो एक फैक्टर कोई नहीं होगा, कई फैक्टर होंगे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एक बार आप लीजिए स्क्रीनशॉट। सो लेट्स मूव ऑन, और अब हम अपना आज का आखिरी पॉइंट देखेंगे मौर्यंस डाउनफॉल का, ठीक है।
मौर्यों के पतन का आखिरी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने दो मैप भी बनाया हुआ है और यहीं से आपका बेस भी तैयार हो जाएगा पोस्ट मौर्यन पीरियड का। वहां तो हम एक इंट्रो क्लास देंगे ही, लेकिन इसको आप समझ जाएंगे तो वहां समझने में भी बहुत आसानी होगी। देखिए ये जो 7वां पॉइंट है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं देखिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहां पर नेग्लेक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, हाँ, और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, सॉरी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यहां लिखिए आप, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना का महादीवार, चाइना, और फॉरेन इन्वेशन, विदेशी आक्रमण होगा। अभी मैंने चर्चा किया था इंडो ग्रीक, हाँ, शक, पार्थियन, कुषाण, ये सब इधर से आएंगे, ठीक है। तो उसी की चर्चा यहां पे है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना का महादीवार, और नेग्लेक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, हाँ, उत्तर पश्चिम को नजरअंदाज किया जाना। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखिए यहां पे जो हम बात कर रहे थे, अशोक के समय क्या हुआ, यहां पर देखते जाइए। अशोक वॉज प्री ऑक्युपाइड विद मिशनरी एक्टिविटीज एट होम एंड अब्रोड। देखिए तो बौद्ध धर्म के ख्यालों में ही खोया हुआ है कौन, अशोक, ठीक है ना, कलिंग वार के बाद, हाँ, प्री ऑक्युपाइड विद मिशनरी एक्टिविटीज एट होम एंड अब्रोड। आपको पता है कि इसने अपने बेटे और बेटी, हाँ, बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भी श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो इस स्थिति में क्या हुआ, जब ये इतना ज्यादा बौद्ध धर्म में, बुद्धिज्म में इन्वॉल्व रहने लगा, तो नॉर्थ वेस्ट जो है ये इग्नोर हो गया, ठीक है। लेकिन इसकी सिक्योरिटी जरूरी थी। क्यों जरूरी थी? सिक्योरिटी वाज मस्ट, सिक्योरिटी जरूरी थी इन व्यू ऑफ द मूवमेंट ऑफ ट्राइब्स इन सेंट्रल एशिया इन 3rd सेंचुरी बीसी। और ये ट्राइब कौन थे? शक, जिनको सीथियंस कहा जाता था। वेयर इन ए स्टेट ऑफ कांस्टेंट फ्लक्स, वो अपने आप को फैला रहे थे। कौन? शक या सीथियंस। अभी हम समझेंगे मैप में, इसीलिए मैंने मैप बनाया है, क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये सब जो है थ्रेट हैं, किसके लिए? चाइना के लिए, इंडिया, दोनों के लिए। हाँ, मैंने अभी बताया चाइना के लिए भी और इंडिया के लिए भी, चाइना के लिए भी और इंडिया के लिए भी, ठीक है। अब क्या होता है कि चाइना के एक शासक हैं शी हुआंग टी, चाइनीज रूलर हैं। हाँ, उन्होंने क्या किया? गॉड कंस्ट्रक्टेड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इन अबाउट 220 बीसी, 220, हाँ, ईसा पूर्व, 220 ईसा पूर्व में शी हुआंग टी ने, जो चाइनीज शासक हैं, उन्होंने चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दिया, चाइना का महादीवार बना दिया। और इसका रिजल्ट ये हुआ, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, बस एक बार देख लीजिए, फिर मैं मैप में समझाऊंगा। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि शक जो हैं, जो बैक्टीरिया में रहते थे, बैक्टीरिया के आसपास, शक जो हैं, उन्होंने जो बैक्टीरिया में रहने वाले जो इंडो ग्रीक हैं, इंडो ग्रीक ने बेस बनाया हुआ है यवनों ने, जिसको यवन कहा जाता था, बैक्टीरिया में, हाँ, उन्होंने पुश किया है इनको, इंडो ग्रीक को, पर प्रेशर बनाया है, तो इंडो ग्रीक ने 206 बीसी में इंडिया पे अटैक कर दिया है। अब ये क्या पूरा माजरा है, इसको हम समझ जाते हैं। देखिए ये मैंने दो मैप बनाया हुआ है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ये तो अफ्रीका है, ये भारत है यहां पर, ठीक है। आप देखिए, ये कहते हैं फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ, ये पूरा पेनिसुला है, अरबियन पेनिसुला, ठीक है, अरबियन प्रायद्वीप, और ये लाल सागर है। यहीं पे आपको इजिप्ट है, ठीक है, यहां पे इजिप्ट है अफ्रीका में। अब देखिए ये पूरा जो क्षेत्र था, समझिएगा, ये दोनों मैप में मैं समझाऊंगा। जब सिकंदर का आक्रमण होता है, वहां से मैं लेके चल रहा हूं, ये है देखिए इटली, हाँ, यहां पे देखिए ये एक मेसिडोनिया है, यहां पर मेसिडोनिया है, और यूनान है, सॉरी ये यूनान है पूरा यहाँ पे, और यहीं पे एक छोटा सा देश है मेसिडोनिया, यहीं से सिकंदर ये तुर्की होता हुआ ये आ जाएगा, ठीक है। और ये पूरा ईरानी साम्राज्य था, ठीक है, एक तरह से देखे तो पूरा ये सब ईरानी साम्राज्य था, ईरानी। और दारा थर्ड, डेरियस थर्ड उस समय था, हमने पढ़ा था सिकंदर के आक्रमण को, हाँ, जब पढ़ा था वहां पे बताया था। ये डेरियस फर्स्ट जो है यहाँ पे है,
तो ईरान के ये पूरा, हालांकि इसमें देखिए ये आया है यहाँ पे तुर्की होता हुआ, यहाँ पे सीरिया है, ये इजिप्ट है, ठीक है, ईरान, इराक सब आ जाएगा, यहाँ पे बैक्टीरिया आ जाएगा ऊपर, ठीक है, थोड़ा ऊपर अगर रखिए तो बैक्टीरिया सब आ जाएगा यहीं पे। तो सबको हराते हुए ये भारत में सिकंदर इन करता है। लेकिन सिकंदर जब लौटता है तो यहां बहुत सारे ग्रीक सेटलमेंट्स हो जाते हैं, यूनानी सेटलमेंट्स में। उसी का नतीजा सेल्यूकस निकेटर भी था, ठीक है ना। इस पूरे साम्राज्य को, जो इस पे पूरा ईरान का है, ईरान तो एक छोटा सा यहां पे है, लेकिन अब पूरा जो तुर्की है, सीरिया है, मिस्र यानी इजिप्ट है, इराक है, ईरान है, यहाँ पर ईरान यहाँ पे जिसको कि फारस भी कहा जाता था, तभी यहाँ पे फारस की खाड़ी है, ये वाला फारस की खाड़ी, ये रेड सी, लाल सागर। तो सब ईरानियन एम्पायर के अंडर में था। उस ईरानियन एम्पायर को कहा जाता था अखामनी एम्पायर, हखामनी एम्पायर, अकैमेनिड एम्पायर, ठीक है ना। और यहां पर दारा थर्ड था, जिसको हरा के अपने से 40 गुना बड़े साम्राज्य को हरा के सिकंदर आगे बढ़ा था भारत में, ठीक है। भारत में अफगानिस्तान और इसको बैक्टीरिया के रास्ते आया था। अब आपको समझ में आएगा ये पूरा साम्राज्य, तो ये जो लौटा भी है सिकंदर जब भारत से, तो यहां पर लौटने के बाद भी यहाँ पे ग्रीक सेटलमेंट्स हैं, बहुत सारे ग्रीक सेटलमेंट्स हो गए हैं। सिकंदर के बहुत सारे जनरल हैं यहाँ पर, उसी में से एक सेल्यूकस निकेटर भी है। सेल्यूकस निकेटर की चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ाई होती है और वो अपना कुछ एरिया भी दे देता है, लेकिन बहुत सारे ग्रीक तो अभी भी बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है ना, बहुत सारे ग्रीक अभी भी बने हुए हैं। ये यहां पर समझाने की बात थी आपको। अब देखिएगा, यही वाला क्षेत्र आएगा यहाँ पे चूंकि इसमें दिखाई नहीं दे रहा इसलिए मैंने अलग बनाया है। ये भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब यहां पे कहा गया है कि इन व्यू ऑफ द मूवमेंट ऑफ ट्राइब्स इन सेंट्रल एशिया इन 3rd सेंचुरी बीसी, आपको समझने की जरूरत है सेंट्रल एशिया को, ठीक है। पहले सेंट्रल एशिया को देखिए, और उसके बाद बैक्टीरिया को, जहां पे इंडो ग्रीक है। यहां पे मैंने बनाया हुआ है बैक्टीरिया। देखिए उस समय प्राचीन भारत में नॉर्दर्न अफगानिस्तान का कुछ पार्ट और कुछ सेंट्रल एशिया का पार्ट, दोनों मिला के कुछ सेंट्रल एशिया का भी पार्ट था और आपको नॉर्दर्न अफगानिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान का भी कुछ पार्ट था, उसको मिला के कहा गया बैक्टीरिया। ये मैंने बैक्टीरिया बनाया हुआ है, यहां पर क्या है, बैक्टीरिया है, समझिएगा। देखिए मैंने नॉर्थ अफगानिस्तान, एकदम एग्जैक्ट मैप तो नहीं बनेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए, ये नॉर्थ अफगानिस्तान का कुछ पार्ट और कुछ सेंट्रल एशिया। अब सेंट्रल एशिया समझिएगा, देखिए ये जब समझ जाइएगा ना तो आपको पता चल जाएगा, सेंट्रल एशिया की बात हो रही है और बैक्टीरिया की बात हो रही है, इस दोनों का लोकेशन आपको समझना है, ठीक है। मैंने क्या बताया, शक जो है बैक्टीरियंस पे, शक जो है वो इंडो ग्रीक के पेशा बनाएंगे जिनका बेस बैक्टीरिया है, और तब वो भारत की तरफ आएंगे नॉर्थ वेस्ट से। देखिए नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे इंडो ग्रीक है, यही इंडो ग्रीक जो है यहाँ पे बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया कौन सा है, ये वाला है। यहाँ पे कौन से हैं, इंडो ग्रीक है, इनका बेस बना हुआ है। अब देखिएगा ये जो है, समझिएगा कि यहां से ये है चाइना पूरा ऊपर, समझ गए, ये चाइना है, आप ऐसे देखिए, ये है चाइना, ये इससे अगर आप बॉर्डर बना देंगे तो ये चाइना का बॉर्डर हो जाएगा, ये पूरा एक तरह से देखिए, यहां से ये पूरा चाइना का बॉर्डर हो जाएगा, एक तरह से लगभग ये पूरा चाइना बनेगा, ठीक है। ये भारत में ये चाइना बनेगा। अब मैं आपको बताऊं कि ये चाइना है, चाइना के ऊपर यहां पे मंगोलिया है, ठीक है ना, यहां पे है, आगे अगर आप आइएगा यहां पर देखिए, ये पूरा चाइना है, ठीक है, ये चाइना है। अब चाइना, ये देखिए यहां पे देखेंगे तो ये मंगोलिया है, वैसे ही यहां पर तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, ये कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, ठीक है। सबसे बड़ा पार्ट ये सेंट्रल एशिया का पार्ट कजाकिस्तान है, लगभग ये मंगोलिया है, ये कजाकिस्तान है, ठीक है। कजाकिस्तान के नीचे आपको यहीं पे आप देखेंगे तो जो सेंट्रल एशिया जो मैंने बैक्टीरिया बनाया है, यहीं पे आपको मिलेगा
किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। सेंट्रल एशिया का जो पार्ट है, देखिएगा ये सेंट्रल एशिया का जो पार्ट है, थोड़ा और मैं ऐसे, इस तरह का लगभग ठीक है ना। ये देखिए ये चाइना हो गया पूरा। अब ये देखिए ये चाइना हो गया। ये चाइना जो है थोड़ा सा एक्चुअली गड़बड़ हो रहा है मैप, मैं आपको बताता हूं। देखिए ये मंगोलिया हो गया, छोटा सा मंगोलिया होगा, बहुत थोड़ा बड़ा होगा, मतलब ये मंगोलिया हो गया। अगर यहां से देखेंगे आगे तो ये आपको कजाकिस्तान हो गया। ठीक है, कजाकिस्तान। और ये सेंट्रल एशिया यही है, देखिए यहां से ये बॉर्डर बन रहा है। ठीक है ना, ये चाइना का बॉर्डर हो गया, ये चाइना का बॉर्डर हो गया, ये चाइना का बॉर्डर हो गया। देखिए ये चाइना का बॉर्डर है, यहीं पे आपको कजाकिस्तान किर्गिस्तान मिलेंगे। हाँ सॉरी, कजाकिस्तान ये है सबसे बड़ा एरिया सेंट्रल एशिया का, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, यहीं पे मिलेगा तजाकिस्तान। पहले कजाकिस्तान, फिर किर्गिस्तान, फिर तजाकिस्तान। बस समझने के लिए, इधर आप देखेंगे तो बीच में है ये उज्बेकिस्तान, छोटा सा उज्बेकिस्तान यहीं पे है। और यहां पे है आपको उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ऐसे तुर्कमेनिस्तान, समझ जाइए। बस मैं आपको बता रहा हूं, अब देखिए। और इसके ऊपर पूरा रसिया है, इसके ऊपर जो है ये रसिया है, एक तरह से देखिए रसिया। अब मैं आपको बताऊं कि सेंट्रल एशिया जिसके ऊपर पूरा रसिया है, ठीक है ना, पूरा रसिया है, ये ऊपर रसिया है। देखिए ये जो मैंने बॉर्डर बना दिया चाइना का, ठीक है, ये चाइना का बॉर्डर बना दिया, ये पूरा चाइना, चाइना। ठीक है, ये हो गया मंगोलिया, ये हो गया कौन सा, कजाकिस्तान। देखिए कजाकिस्तान, उसके नीचे आएंगे किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के बाद तजाकिस्तान, बीच में है उज्बेकिस्तान, यहां पे देखेंगे तुर्कमेनिस्तान। लिख नहीं रहा हूं आपको, ये जो 5 हैं, कजाकिस्तान, हाँ किर्गिस्तान यहीं पे होगा, नीचे आपको होगा तजाकिस्तान, बीच में फिर उज्बेकिस्तान, और ये है आपको तुर्कमेनिस्तान। 5। अभी बस आप लोकेशन समझिए, बाद में आप समझ जाएंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे तो ये जो है सेंट्रल एशिया कहलाता था, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया, यही सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया पहले रसिया का पार्ट हुआ करता था, यूएसएसआर उसको उस समय कहा जाता था, सोवियत यूनियन। 1991 में 1991 में रसिया टूट जाता है 15 देशों में, और उसमें से टूट के जो ये निकलते हैं 5 देश। सबसे बड़ा कजाकिस्तान, उसके बाद 2 छोटे छोटे देश हैं, हाँ किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है ना। और ये देखिए यहां पे ये जो है, ये बीच में आपको हो जाएगा उज्बेकिस्तान, इधर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो ये अब यही जो है, देखिए मैंने बताया कि यही सेंट्रल एशिया है। उस समय रसिया का पार्ट था, सोवियत यूनियन का। आज तो रसिया है, सोवियत यूनियन कहा जाता था। आज सिर्फ रसिया है। रसिया सोवियत यूनियन से अलग हो गए तो 15 कंट्री अलग हुए 1991 में। ये जो 5 कंट्री हुए यही सेंट्रल एशिया कहलाते थे। उस समय भी यही सेंट्रल एशिया थे। प्राचीन भारत में, एंशिएंट इंडिया में, यहां पर देखिए ये जो मैंने बनाया था, ये मैंने बताया कि नॉर्दर्न अफगानिस्तान और कुछ सेंट्रल एशिया का पार्ट हो सकता है, किर्गिस्तान, यहीं पे किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, पहले ताजिकिस्तान यहाँ पे, फिर उसके बाद किर्गिस्तान है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान कुछ पार्ट को लिए हुए बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है ना। मैंने आपको दिखाया बैक्टीरिया, ठीक है। थोड़ा मैं
बेहतर कर दूं, ये देखिए ये बैक्टीरिया हो गया, ये बैक्टीरिया हो गया। अब देखिए यही बैक्टीरिया है, यहां पे कौन बनाए हुए हैं बेस, ये बनाए हुए हैं इंडो ग्रीक, जिनको यवन कहा जाता है। यही देखिए पूरा सेटलमेंट मैंने बताया था, आगे यहाँ पे बैक्टीरिया है, ये छोटा मैप है, यहाँ पे छोटा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये बैक्टीरिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे बेस है इंडो ग्रीक का, ठीक है। अब समझिएगा, मैंने बताया कि अब चाइनीज वॉल का क्या मतलब है भाई। अब देखिए इस पूरे सेंट्रल एशिया में जो ट्राइबल हैं अपने आप को फैला रहे हैं, उस ट्राइबल में ये शक जो हैं, शक जिन्हें सीथियंस कहा जाता है, तो शक जो हैं ये चाइना में उस समय अपना प्रसार करना चाह रहे हैं। देखिए ये है चाइना, चाइना का मैंने ये बॉर्डर बनाया था, ये चाइना में अपने आप को फैलाना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए ये यहां से देखिएगा, ये है, ये बॉर्डर हो गया चाइना का, ये चाइना का सारा बॉर्डर हो गया, ठीक है, ये बॉर्डर हो गया चाइना का, हाँ ये चाइना का बॉर्डर है ऊपर। अब ये देखो ये चाइना जो है, चाइना का जो बॉर्डर है, हाँ, और सेंट्रल एशिया में ये शक अपने आप को फैला रहे हैं। सेंट्रल एशिया में ये शक जो है, शक या सीथियंस अपने आप को फैला रहे हैं। ये चाहते हैं कि चाइना में भी अपने आप को फैलाए, हाँ चाइना में भी फैलाए, लेकिन तब तक क्या करता है, 220 BC में चाइना का शासक है यहां पर एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना देता है, ठीक है ना। ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसे बना तो चाइना का रास्ता बंद हो गया। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जब बना, चाइना का महादीवार जब बना, तो चाइना शकों के लिए चाइना का रास्ता बंद हो गया, ठीक है, शकों के लिए चाइना का रास्ता बंद हो गया। और शक यहां से खदेड़े भी जाने लगे, एक ऊंची जाति थी, यही बाद में कुषाण होंगे, मैं बाद में अगले में जब पोस्ट मौर्यन पीरियड पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे, पढ़ेंगे तो वहां पे मैं बताऊंगा आपको। तो यहां से जब खदेड़े जा रहे हैं ये शक तो यहीं पे है, शक इसी सेंट्रल एशिया वाले पार्ट में। अब शक जब यहां से, अब यहां तो चाइना में घुस नहीं सकते हैं, इनको मिल रहा है यहां मौर्य साम्राज्य कमजोर हो चुका है, हाँ। बैक्टीरिया में कौन है, इंडो ग्रीक है, तो शक जो है अब इधर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं सेंट्रल एशिया से, ठीक है ना। शक जो है ये सेंट्रल एशिया से इधर की तरफ बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और इसी कोशिश में ये जो है प्रेशर बना रहे हैं यहां पर किस पे, इंडो ग्रीक या यवन जो है, यहां पे शक प्रेशर बना रहे हैं, जो यवन है यहां पे इंडो ग्रीक, यही इंडो ग्रीक देखिए मैंने बनाया हुआ है। शक जो है प्रेशर बना रहे हैं, शक जो है प्रेशर बना रहे हैं, ये कहां पे, बैक्टीरिया वाले क्षेत्र में, जो इंडो ग्रीक हैं इनको हिंदी में यवन कहते हैं। और इसी प्रेशर में आके कहा जाता है कि इंडो ग्रीक 2006 BC में भारत पे नॉर्थ वेस्ट से अटैक करते हैं, ठीक है ना। 2006 BC में भारत पे अटैक करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इनका जो है ना, बाद में यूची इनका पीछा यूची कर रहे हैं, तो ठीक है, ये आएंगे, फिर यूची पीछा कर रहे हैं, तो फिर ये भी भारत में आएंगे, शक भी आएंगे, सीथियंस। रुद्रदामन को हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा भी है रुद्रदामन को पहले, सुदर्शन झील जब पढ़ा था तो रुद्रदामन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन हमने देखा था। तो यही शक जो चाइना का वार बन गया, हाँ चाइना वार बन गया, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना का महादीवार, तो अब इनका इधर चाइना में इन करना मुश्किल हो गया। तब इनके लिए ये कमजोर जो रास्ता है नॉर्थ वेस्ट का, क्योंकि भारत में जहां इन्होंने बना दिया क्या, वॉल बना दिया, यहां इंडिया ने इग्नोर किया, तो शकों ने यहां प्रेशर बनाया, और इंडो ग्रीक जो है, यवन जो है, ये बैक्टीरिया के रास्ते भारत की तरफ बढ़े। तो यही मैं बता रहा था कि ये रिजल्ट जो हुआ यहां से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। शकों ने प्रेशर बनाया किस पे, इंडो ग्रीक पे, इनको यवन कहा जाता है हिंदी में, यवन, ठीक है। और ये 206 BC में इन्होंने अटैक किया, भारत और कमजोर हुआ, ठीक है। और 185 में पुष्यमित्र शुंग ने MP और ईस्ट वाले एरिया में शुंग डायनेस्टी की शुरुआत कर दी, ठीक है, शुंग डायनेस्टी की शुरुआत कर दी। यहीं पे बाद में कनो आ जाएंगे, दोनों ब्राह्मण हैं। और उसके बाद आपको वेस्टर्न दक्कन और आंध्रा की तरफ आएंगे सातवाहन, साउथ इंडिया में,
और यहां तो इंडो ग्रीक ने पहले किया ही हुआ है, तो यहां से इंडो ग्रीक आएंगे, फिर आपको आएंगे शक आएंगे, सीथियंस आएंगे नॉर्थ वेस्ट से, फिर यहीं से आपको आएंगे नॉर्थ वेस्ट से ही आपको आएंगे ये पहले पर्थियन आएंगे, और लास्ट में कुषाण आएंगे आपको, जिनका महत्वपूर्ण शासक हम पढ़ेंगे कनिष्क के बारे में, ठीक है ना, कनिष्क के बारे में। तो अब देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के डाउनफॉल के बाद जो पोस्ट मौर्यन पीरियड आएगा उसमें कुछ विदेशी ताकतें भी हैं, कुछ फॉरेन इन्वेजन भी है। यही फॉरेन इन्वेजन की बात मैं कर रहा था, तीनों पॉइंट हो गया ना। ये फॉरेन इन्वेजन भी है। फॉरेन इन्वेजन में किसका किसका है? इंडो ग्रीक का सबसे पहले है, शकों के प्रेशर में आके इंडो ग्रीक आते हैं, उसके बाद फिर शक आते हैं, फिर पर्थियन आएंगे, पहलव आएंगे, और लास्ट में कुषाण आएंगे। तो विदेशी जो इन्वेजन है, फॉरेन इन्वेजन यहां पे दिखाई दे रहा है। फिर ये सबसे पहले इंडो ग्रीक आए हैं 206 बीसी में, 206 ईसा पूर्व में, उसके बाद 185 बीसी 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त की हत्या करेगा, और यहां पे शुंग डायनेस्टी, एक ब्राह्मण डायनेस्टी है, इसकी शुरुआत करेगा। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था। यहीं पे एक और बाद में शुंग डायनेस्टी के बाद कण्व डायनेस्टी आएगी, ठीक है। ये भी ब्राह्मण है और ये भी ब्राह्मण है, ये सब फॉलो करते हैं वैदिक रिचुअल्स को, वैदिक धर्म को। तो इस तरह से ये विदेशी और ये देशी, तो ये विदेशी और देशी, कुछ विदेशी ताकत उभर के आई हैं भारत में जिन्होंने अटैक किया है, फॉरेन इन्वेजन किया है, और कुछ देशी ताकतें उभरी हैं शुंग डायनेस्टी के रूप में, कण्व डायनेस्टी के रूप में, और सातवाहन डायनेस्टी के रूप में। तो इस तरह से आप देखेंगे यहां पे, ये आप यहां पे लिख सकते हैं चाहे तो। ये हो गया, मैंने पहले भी बताया शुंगा आ जाएंगे, और यहीं पे फिर शुंग के बाद इसी जगह पे शुंग, और फिर शुंग के बाद कण्व आ जाएंगे, और ये जो है ये है सातवाहन। इन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड में, लेकिन एक इंट्रो क्लास फिर होगा पोस्ट मौर्यन पीरियड के लिए, जिसमें हम और बेहतर ढंग से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पोस्ट मौर्यन पीरियड में हमें यही पढ़ना है। तो डाउनफॉल में किस तरह से नॉर्थ वेस्ट पार्ट का, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट का को इग्नोर किया गया, नजरअंदाज किया गया। उधर चाइना ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दिया, महादीवार बना दिया। हाँ, शक इधर घुस नहीं पाए तो शकों ने प्रेशर बना दिया इंडो ग्रीक को, और इंडो ग्रीक पे, यवनों पे, और यवन फिर भारत की तरफ बढ़े। हाँ, और यही फॉरेन इन्वेजन रहा। इंडो ग्रीक आए, फिर आए कौन? शक आ गए, इंडो ग्रीक के बाद पर्थियन, पहलव आ जाएंगे, और फिर लास्ट में कुषाण आएंगे। तो इस तरह से देशी ताकतों ने, कुछ देशी ताकतों ने और कुछ विदेशी ताकतों ने मिलकर मौर्य साम्राज्य का स्थान ले लिया, और मौर्य साम्राज्य जो है वो टूट करके कई पार्ट में बट गया, ठीक है, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड में। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। यहां पे आप ये रूलर का नाम अगर याद रखना है तो रख सकते हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बात यहां पे कर रहे हैं, कब बनाया गया? 220 बीसी में। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ये मैंने समझा दिया बोर्ड पर आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling.